गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। गेट लगा दो। तो फिर पक्षी आ जाएगा तो बंद करेंगे, ज्यादा गर्मी लगेगी। किसको बंद कराऊं? पक्षी तो इतने सारे हैं, कोई सा भी आ सकता है। कितनों को बंद कराएंगे? और पक्षी को बंद करा नहीं सकते। आजाद है वो। आजाद है, उनको आजादी मिली हुई है। ओके। सो कम टू द सब्जेक्ट मैटर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, यहां से हमारा जो सेक्शन शुरू होता है उस सेक्शन को हम बोलते हैं जियोमेट्री। और क्लास 10th में ब्रॉडली स्पीकिंग तो ज्योमेट्री के दो चैप्टर्स हैं, एक तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है। और एक आएगा आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसके बाद हम बोलेंगे। तो ये दो चैप्टर्स हैं हमारे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ज्योमेट्री सेक्शन में। ठीक है। इससे पहले वाला हमने क्या क्या कवर किया है? तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7, ये है आर्थमेटिक का पार्ट। किसका पार्ट है ये? आर्थमेटिक का पार्ट। 1 से लेके 5 एंड चैप्टर नंबर 7 ऑल्सो। हाँ, चैप्टर नंबर 7 को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहोगे तो चाहो चाहो तो उसको एक अलग सेक्शन का नाम दिया जा सकता है, लेकिन देखो उस चैप्टर में हमने फिगर का इतना ज्यादा रोल नहीं था, कहने के लिए वो ज्योमेट्री थी, बट बाकी क्या था? सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जहां पे होते हैं वो आर्थमेटिक सेक्शन होता है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन जहां पे होते हैं वो ज्योमेट्रिक सेक्शन होता है, राइट। तो कहने के लिए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, तो उसको हम दोनों में ले सकते हैं, ज्योमेट्री का भी पार्ट मान सकते हैं थोड़ा बहुत, और वैसे अर्थमेटिक का ज्यादा था वो पार्ट, है ना, तो मैं तो उसको अर्थमेटिक का ही पार्ट मानता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 7 ये अर्थमेटिक पोर्शन हो गया। फिर बचा 6 एंड 10, ये हो गया ज्योमेट्रिक पोर्शन। दो पोर्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं, दो चैप्टर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन के हैं। उसके बाद फिर आएगा मेंसुरेशन, उसमें भी दो चैप्टर्स हैं, एरिया ऑफ सर्कल्स और सरफेस एरिया वाला चैप्टर। और उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आएगा जिसमें भी दो चैप्टर हैं, एक तो मेन स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये दोनों स्टैटिस्टिक्स का पार्ट रहेगा। तो सेक्शन वाइज इस तरीके से आपके कोर्स बटा हुआ है, राइट। एरिया रिलेटेड टू आपके मेंसुरेशन का पार्ट है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया, ये दो चैप्टर्स आपके मेंसुरेशन वाले सेक्शन का पार्ट, जहां पे नाप चोक की बात करते हैं अपन। इसको नापो, उसको कैलकुलेट करो, उसको तोड़ो, उसको मोड़ो, उसको लगाओ। ठीक है, ये सब हम वहां पे करेंगे। ठीक है। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर कोर्स। अब बात करते हैं चैप्टर की। चैप्टर नंबर 6, ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम पढ़ पा रहे हो आप चैप्टर का? अब सवाल यह है कि क्या हम ट्राइंगल्स को नहीं जानते हैं क्या? मतलब ट्राइंगल्स को इतना ऐसा पार्ट है जो आज से पहले हमने नहीं पढ़ा था? ऑब्वियसली पढ़ा होगा। ट्राइंगल्स तो सब नहीं पढ़ा होगा। तो ट्राइंगल्स के बारे में जो हमने पढ़ा है वो तो हमको ध्यान में रखना ही है। छोटी मोटी बातें, इंट्रोडक्शन, एरिया निकालना, ये। पर इस साल कौन सी ऐसी चीज है ट्राइंगल्स में जो नई आएगी, उस पे फोकस करते हैं कि इस बार ट्राइंगल चैप्टर हमको क्या चीज सिखाएगा। ओके। ठीक है। तो ट्राइंगल चैप्टर इस बार हमको दो मेन चीज सिखाएगा। तीन एक्सरसाइजेस हैं वैसे उसमें, लेकिन सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज डिवाइड कर देना उनको, तो दो ही टॉपिक्स बनते हैं। एक टॉपिक का नाम है सिमिलैरिटी। क्या है टॉपिक का नाम? और दूसरे टॉपिक का नाम है बीपीटी, बोले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यही है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 9th में थोड़ा ना आया था? नहीं आया था, इसी में ही है, बिल्कुल इसी में ही है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बीपीटी। ठीक है। तो एक्सरसाइजेस तो तीन है, बट वो सिमिलैरिटी वाला पोर्शन दो एक्सरसाइज में कवर किया हुआ है। एक में तो जनरल सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की बात कर रहा है, और एक में सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। तो सिमिलैरिटी वाले दो एक्सरसाइजेस हो गई, और एक एक्सरसाइज टोटली बेस्ड होगी किस पर? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और आई गेस वो पहली ही एक्सरसाइज होगी जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे बेस्ड है। एक बार चेक इट कर लेते हैं। तो देखो, गो थ्रू करते हैं। नहीं, पहली एक्सरसाइज आपकी सिमिलैरिटी की है, दूसरी भी सिमिलैरिटी की है, तो फिर बीपीटी कहाँ है? आप कह रहे हो है, बीपीटी यानी कि आ चुका है ऑलरेडी। लेट मी सी। यूजिंग थ्योरम 6.2, ये थ्योरम कौन सी है? 6.2, 6.1, 6.2 थ्योरम कौन सी है बताओ?
हाँ पढ़ो, आगे पढ़ते जाओ। और हाँ, कहाँ है ये पेज नंबर बताओ मुझे। हाँ, पन्ने गिर रहे हो। ये जो थ्योरम देख रहे हो बेटा यहाँ पे, इसी को बोलते हैं बीपीटी। ठीक है, इसी थ्योरम को हम बोलते हैं बीपीटी। तो ये सेकेंड एक्सरसाइज में है। तो देखो क्या है, इस तरीके से डिवाइडेड है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आएगा सिमिलैरिटी, 3 एक्सरसाइजेस हैं इन ऑल। वैसे 5 एक्सरसाइजेस थी, मेरी बुक में 5 मिलेगी आपको। तो फटाफट से देख लेते हैं किस एक्सरसाइज में किस बात के बारे में बताया गया है। ओके, लेट्स सी। तो देखो, एक्सरसाइज नंबर 6.1 में जो है, हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी आखिर होती क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन। ये तो मतलब आज के दिन खत्म करके, आज के दिन शुरू करके आज के दिन ही खत्म भी कर सकते हैं और कर भी देंगे। सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, फिगर्स की सिमिलैरिटी से हम क्या समझते हैं, कैसे दो फिगर सिमिलर माने जाएंगे, या दो या तीन फिगर आपस में सिमिलर कब तो माने जाएंगे और कब नहीं माने जाएंगे। सिमिलरिटी को हिंदी में बोलते हैं समानता। क्या बोलते हैं भाई, ये दोनों फिगर समान हैं या नहीं है, इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.2 जैसा कि मैंने कहा बीपीटी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ओके। और एक्सरसाइज नंबर 6.3 जो है, उसमें बात की जाएगी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। अब देखो, एक्सरसाइज नंबर 6.1 में तो बात कर रहे हैं हम सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स की। तो उस सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स में भी ट्राइंगल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि सारे फिगर्स की बात करेगा इधर, ट्राइंगल्स की भी, रेक्टेंगल्स की भी, सर्कल्स की भी। एक मतलब जनरल इंट्रोडक्शन होगा कि सिमिलैरिटी होती क्या है, तो ट्राइंगल्स का रोल वहां पर भी रहेगा। 6.3 में पर्टिकुलरली ट्राइंगल्स की बात करी जाएगी, और पर्टिकुलरली ट्राइंगल्स के बारे में पता है क्या बात करी जाएगी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब याद करो, चैप्टर नंबर 7 क्लास 9th में था, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल्स। याद आया, क्लास 9th में था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स अब एक स्टेप्स अबव होके अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स बन चुकी है। तो उसके क्राइटेरिया पढ़ेंगे हम, और ये टोटल मिला के 4 क्राइटेरिया होंगे। कितने, पहला क्राइटेरिया होगा ट्रिपल ए, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हाँ, ए नहीं होती, आपने पढ़ रखा है चैप्टर। कॉन्ग्रुएंस नहीं कह रहा हूं मैं, सिमिलैरिटी कह रहा हूं। अभी कॉन्ग्रुएंस भी गिना देंगे कितनी है। उसके बाद सेकंड आएगी आपकी डबल ए, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तीसरी आएगी एस ए एस। तीसरी क्या आएगी, एस ए एस। और चौथी बता सकता है कोई। हम्म, हम्म, एस 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 नहीं होगी। एस एस एस, साइड साइड साइड, तीन अगर तीनों साइड के बराबर है, यस बिल्कुल होगी 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 होगी। अगर तीनों साइड के बराबर हैं तो भी फिगर्स को सिमिलर बोला जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे। हाँ बोलो। नहीं, ए से कॉन्ग्रुएंस रूल है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन नहीं है। ठीक है, चलो। लास्ट ईयर जो आपने कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े थे वो भी रिपीट कर लो। पहला था उसमें एस एस एस, फिर आया था एस एस, फिर आया था ए एस ए, फिर आया था ए एस, और पांचवा था आरएचएस। तो ये 5 रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंस रूल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए 5 क्राइटेरिया, और ये 4 क्राइटेरिया सिमिलैरिटी। अब देखना ध्यान से कि सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से कैसे रिलेटेड है, दोनों में कनेक्शन भी है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में भी आपस में कनेक्शन है। तो हम केवल इतना पोर्शन कवर करके आगे नहीं बढ़ सकते, हमको इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा कि ये क्या था, आखिर आखिर ये क्या चीज थी। और कई बार ऐसे क्वेश्चन शायद इस एक्सेस आपके एनसीईआरटी में भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोनों पर बेस्ड हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की भी बात करेगा और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की भी बात करेगा। तो दोनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ये 4 चीजें तो बिल्कुल नहीं है, और वो 5 चीजें पुरानी जिसका रिवीजन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो ये पूरा पार्ट एंड पार्सल है आपके
इस चैप्टर नंबर 6 का। बात करें 6.4 और 6.5 जो ओमिटेड है उसमें था क्या? तो 6.4 में टॉपिक का नाम था एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या था बोलो? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये चौथी एक्सरसाइज का पार्ट एंड पार्सल था जो कट चुकी है, तो हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, बड़ी 2 लाइनों में भी। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना। और पांचवा था पाइथागोरस थ्योरम। पांचवा है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब आप कहोगे पाइथागोरस थ्योरम तो हम जानते हैं, बट पाइथागोरस थ्योरम को ही जानते हो? पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करना या पाइथागोरस थ्योरम के इर्द गिर्द के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो 6.5 में थे। असली एक्सरसाइज थी ही 6.5 जो कि ऑमिट हो चुकी है। तो काफी इजी चैप्टर है, थोड़ा सा बेसिक से ढंग से पढ़ेंगे तो 3 एक्सरसाइजेस तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। बोलो आदित्य। बात करेंगे ना, अभी इतना उसके बारे में क्यों सोचा है? स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। इसका जवाब भी मिलेगा कि डबल ए है तो ट्रिपल ए की क्या जरूरत है, ट्रिपल ए है तो डबल ए की क्या जरूरत है, या दोनों सेम ही तो नहीं है कहीं। सारी बात करेंगे, ओके। अभी ऊपर ऊपर से बताएंगे तो ये जो कंफ्यूजन है ना आपके में बढ़ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहुंचते हैं वहां तक, फिर बात करेंगे, ओके। स्टार्ट करें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 का इंट्रोडक्शन। किसका? एक्सरसाइज नंबर 6.1 का इंट्रोडक्शन। क्या है एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट एंड पार्सल? सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। दो फिगर्स सिमिलर कब होते हैं, दो फिगर्स के सिमिलर होने का अर्थ क्या होता है, और वो सिमिलर हैं या नहीं है ये कैसे पता लगाया जाए, ओके। ठीक है, चलो तो जनरल सेंस में बताओ मुझे, या कॉमन सेंस से बताओ कि सिमिलैरिटी का अर्थ होता क्या है। समानता है, ये तो मैंने बता दिया। थोड़ा ऐड ऑन करो कि सर ऐसे समानता, कैसे समानता? हाँ, एक जना, वन बाय वन, हाँ। तो कैसे पता चलेगा कि ये समान है कि नहीं है? जैसे कि, जैसे कि बताओ ना। वो सिमिलर हो गए, ओके। एंड अच्छा, वो वैसे भी और जुड़वा ना हो, जैसे मान लो हाइट सेम हो तो भी सिमिलर है, वेट सेम हो तो भी सिमिलर है, या कद काठी उनकी सेम सिमिलर हो। एज सिमिलर से तो क्या ही फर्क पड़ेगा? आपकी एज कितनी है? आपकी, आपकी, ये क्या एज बताओ ना आपकी। अब आपकी और आपकी 14 है, लेकिन आप दोनों तो सिमिलर नहीं लग रहे हैं, तो एज से तो सिमिलैरिटी का कोई लेना देना नहीं है। किसी एंगल से नहीं लग रहे, नहीं लग रहे ना। तो एज का नहीं है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस का है। लेना देना किसका है? फिजिकल अपीयरेंस का। चलो अब इंसानों को भूल जाओ, अब आ जाओ फिगर्स पे, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। आपने स्टार्ट जनरल डे टू डे लाइफ से किया, अच्छी बात है, लेकिन कल कहीं ना कहीं लैंड आपको मैथ्स में करना पड़ेगा, है ना। चलो इंसानों के बाद ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, चलो। तो दो ऑब्जेक्ट सिमिलर कैसे होंगे, और उनके होने, सिमिलर होने का अर्थ क्या होगा, कि किस प्रकार से वो मैच करें ताकि वो सिमिलर कहलाएं। क्या कहलाए, कैसे? क्या? हैबिडिटी क्या बोल रहे हो? हैबिडिटी क्या होता है? एबिलिटी। ऑब्जेक्ट्स की क्या एबिलिटी होगी? ऑब्जेक्ट्स निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, इंसानों की नहीं। क्या? शेप एंड साइज। यहां पे ये दो एट्रीब्यूट्स निकल के आए कि दो ऑब्जेक्ट्स का शेप और साइज बराबर है तो वो सिमिलर होंगे। अब सुनो तनु, शेप और साइज अगर बराबर हैं या सेम हैं, यूं कहें, अगर शेप एंड साइज ये दोनों बराबर हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को सिमिलर नहीं कहा जाता है, कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भाई दो ऑब्जेक्ट्स का शेप भी सेम है, आकार, और साइज भी सेम है, तो वो तो एक तरीके से एक दूसरे की फोटोकॉपी हो गए ना दोनों। फिर बचाई क्या? शेप सेम हो और साइज भी सेम हो। हाँ, नहीं, इमेजिन करो कि दो ऑब्जेक्ट्स का शेप भी, जैसे एक प्लॉट है मेरे पास, अब वो रेक्टेंगुलर शेप का है, दूसरा भी रेक्टेंगुलर शेप का है, तो शेप सेम हो गई, अब साइज भी सेम है, लंबाई चौड़ाई भी सेम है, तो फिर तो फोटोकॉपी हो गए ना। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इसका शेप ऐसे रेक्टेंगुलर, ऐसा का ऐसा ही मैं रखूं, रेक्टेंगुलर ही रखूं, स्क्वायर ना रखूं, ट्राइंगल ना रखूं, रेक्टेंगल ही रख दूं, और फिर साइज भी सेम कर दूं, साइज का मतलब वही लंबाई चौड़ाई भी सेम कर दूं, तो ये तो फोटोकॉपी हो गए एक दूसरे के, हो गए। तो फोटोकॉपी होने का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट होना। क्या होना?
जैसे आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों सेम हो, एक एक एंगल सेम हो, एक एक साइड सेम हो, उसका मीडियन भी सेम हो, है ना, उसके जो भी अल्टीट्यूड्स वगैरह सब सेम हो, तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं। तो तनु शेप एंड साइज सेम होगी तो सिमिलर तो होंगे ही, पर कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। अब शेप एंड साइज में से ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं साइज वाला क्राइटेरियन हटा दूं, केवल शेप सेम रखो आप, तो वो ट्राइंगल्स कहलाएंगे सिमिलर। ट्राइंगल्स छोड़ो, वो फिगर्स कह, अभी ट्राइंगल्स पे बात तीसरे एक्सरसाइज में करी जाएगी। वो फिगर्स कहलाएंगे या ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे कैसे? सिमिलर। शेप तो सेम हो, साइज कैसी भी हो, सेम हो तो भी चलेगा, छोटी बड़ी हो तो भी चलेगा। जैसे एक एक ब्लैक बोर्ड और रख दूं मैं इसके बराबर का, रेक्टेंगुलर शेप का ही रख दूं, लेकिन साइज छोटी कर दूं, जैसे वो रखा हुआ है पीछे, तो वो वाला जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड और ये वाला व्हाइट बोर्ड, इनका शेप सेम है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट नाप चोक की बात नहीं करें, वो फिर अपन सब उसमें करेंगे सवालों में, बाकी दिखने में शेप सेम है। साइज डिफरेंट है ना, देखो लंबाई उसकी कम है और चौड़ाई भी कम है, तो ये सिमिलर कहलाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट, अब ये दोनों पंखे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे क्योंकि इनका शेप भी सेम है और इनकी साइज भी सेम, एक ही साथ लाए हुए हैं। समझ गए क्या? समझ गए अर्थ? अब सुनो ध्यान से, अगर दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी हैं, पर अगर दो ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट है। समझ आया? यानी सारे कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, बट सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट, समझ आया मेरी का? अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो शेप और साइज सेम हो गई, और शेप और साइज सेम हो गई तो शेप तो सेम हो गया, तो वो ऑटोमेटिक सिमिलर भी हो गए। लेकिन अगर वो ओनली सिमिलर है, ऐसा गिवन है कि वो ओनली सिमिलर है, तो ओनली सिमिलर है दैट मीन शेप ही सेम है, साइज का नहीं पता है अभी तक, तो गारंटी नहीं है ना कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो सिमिलर होना पहली सीढ़ी है और कॉन्ग्रुएंट होना उससे अगली सीढ़ी है। जब शेप सेम होगा तो सिमिलर कहलाएगा, शेप के साथ साथ साइज भी सेम होगा, तब वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। अब देखो, आप सोचो ध्यान से, क्लास नाइन्थ में हमने अगली सीढ़ी पहले पढ़ ली, और क्लास टेंथ में हम पिछली सीढ़ी अब पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी पिछली सीढ़ी है और कॉन्ग्रुएंसी अगली सीढ़ी है। तो हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए नाइन्थ में, सिमिलैरिटी अब पढ़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल्स के बारे में कॉन्ग्रुएंसी को देखना या कॉन्ग्रुएंस रूल्स को पढ़ना आसान है, क्योंकि सब सेम कर दिया आपने। मुश्किल तो तब है जब आपने शेप ही सेम रखी और साइज नहीं सेम करी, अब उनके बीच के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो सोचना मुश्किल है। इसलिए वो देखा जाए तो कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है सिमिलैरिटी के बारे में सोचना, बजाय के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में सोचना। इसलिए वो नाइन्थ में आया और ये किस में आ रहा है? टेंथ में आ रहा है। जो भी मैंने कहा इसमें किसी को कोई डाउट? अब देखो एक क्लासिक एग्जांपल देखो, आप सबने आगरा का ताजमहल देखा है? नहीं देखा है तो मतलब कहीं तो टीवी में तो देखा होगा या देख ही लिया होगा ना एक बार तो। आगरा ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, एक ट्रिप तो मारी होगी कभी बचपन में या कभी ना कभी देखा है ना सबने। और आप सबने किसी गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक छोटा सा ताजमहल भी देखा होगा, या बर्थडे गिफ्ट्स में भी मिलते हैं छोटे मोटे ताजमहल, उसमें पानी जो है ऊपर नीचे होता रहता है ना, छोटा सा ताजमहल। अब इनका इनका शेप तो सेम है, वही ताजमहल में वो पिलर चार मिलेंगे, वो असली में भी चार मिलेंगे, राइट? पर साइज तो अलग अलग है ना, वो बड़ा है और ये छोटा है। तो वो वाला ताजमहल जो गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखा है और ओरिजिनल ताजमहल, दोनों क्या है? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर। दूसरा एग्जाम्पल, पार्ले जी सब खाते होंगे? नहीं खाते? खाते हैं, सब खाते हैं, मुझे पता है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। मैं भी खाता हूँ। अच्छा, गुड्डे खाते हो आप? अमीर लोग। हम तो पार्ले जी वाले हैं भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो चलो, गुड्डे भी खाते होंगे तो गुड्डे पे भी वो एग्जाम्पल आप गुड्डे पे भी ले सकते हो। जो खाएंगे गुड्डे जल्दी होंगे बुड्ढे। और पार्ले जी में जी माने जीनियस, जो खाएंगे पार्ले जी वो बनेंगे जीनियस, जी माने जीनियस। द चॉइस इज योर्स। आज ही बदलो अपना बिस्किट। अब बदल लिया इतनी सी देर में? ठीक है, ओके। सो कम टू द पॉइंट। तो पार्ले जी 2 रुपए वाला भी देखा होगा सबने, छोटा पैक। नहीं देखा 2 रुपए वाला पार्ले जी? आज ही पैदा हुए दुनिया में। 2 रुपए वाला पैकेट नहीं देखा आपने पार्ले जी का? 14 साल की उम्र में भी? 2 5 का तो थोड़ा सा फिर भी बड़ा आता है, 2 का भी आता है, इतना आता है ना उसमें शायद 7 या 8, 3 का आ जाता होगा। मतलब वो उसकी रेट बढ़ गई होगी, उसकी रेट बढ़ गई होगी, मेरे कहने का मतलब है छोटा पैक बड़ा पैक देखा है ना आपने। अब एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं हो सकता है पता हो, क्योंकि जब हम लेते थे तब 2 का मिलता था, तो मेरे को वो याद रह गया है ना। या फिर चलो, कोलगेट तो सब करते हो, ब्रश तो करते हो, कैसे आ जाते हो? करते हैं।
तो जैसे एक ब्रांड ले लिया अपने कोलगेट, तो उसका भी बड़ा पैक छोटा पैक देखा है, एक 10 रुपए वाली छोटी सी आती है और एक बड़ा पैक आता है, तो उसकी शेप सेम होगी, आप देखो उसकी कद काठी बिल्कुल सेम होगी, पर वो छोटी होगी और ये बड़ी होगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का। समझ गए क्या? क्लियर है? बिस्किट का फैमिली पैक भी आता है पार्ले जी का, छोटा पैक बड़ा पैक फैमिली पैक आता है ना। तो वो एग्जाम्पल हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के या सिमिलर फिगर्स के। तो सिमिलैरिटी सबको समझ में आ गई? क्या होती है सिमिलैरिटी बोलो? शेप का सेम होना, साइज का सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब साइज का सेम होना मैटर नहीं करे। हो जाए तो भी बढ़िया, हो जाए तो फिर वो सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी माना जाएगा, नहीं हो तो भी भले ना हो हमारी तरफ से, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए, ये होती है सिमिलैरिटी। ओके। अब बुक क्या कहती है उसके थोड़े से डेफिनेशंस को पढ़ लें, सिमिलैरिटी की जो डेफिनेशंस हैं, देखो। अब देखो आप, ये सिमिलर फिगर्स का सेक्शन है, इसमें देखो ये सारे के सारे जो सर्कल्स देख पा रहे हो आप, बोलो। ये इनकी शेप सेम है क्या? कोई पूछे सर्किल की शेप कैसे होती है? ऐसे होती है, तो बड़े सर्किल की शेप भी ऐसे ही होगी, ऐसे ऐसे करके थोड़ा ना होगी। कोई सा भी सर्किल हो, छोटा बड़ा शेप एक ही होगी, बट साइज अलग अलग हो सकती है। साइज कैसे डिफर करेगी? उनकी रेडियस से, जिसका रेडियस छोटा वो सर्किल छोटा, जिसका रेडियस बड़ा वो सर्किल भी बड़ा। तो साइज में डिफर बट शेप इज सेम, तो याद रखना दुनिया के सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर हैं। दुनिया के सारे सर्कल्स आपस में सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वही है कॉन्ग्रुएंट जिनका रेडियस सेम है। ओके। फिर आ जाओ नीचे, स्क्वायर्स। तो स्क्वायर का शेप भी सेम होता है, चाहे छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ। तो दुनिया के सारे स्क्वायर्स भी आपस में सिमिलर हैं, सर्कल्स भी आपस में सिमिलर हैं, और स्क्वायर्स भी आपस में सिमिलर हैं। अच्छा, बात करते हैं ट्रायंगल की। तो क्या दुनिया के सारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर है? सोच के देखो, नहीं है। तो कौन सी कैटेगरी ले लें हम ट्राइंगल्स की जो आपस में सिमिलर हैं? इक्विलेटर, आइसोसलेस भी नहीं है। देखो मैं आइसोसलेस ट्राइंगल दो बना रहा हूं, आप खुद कहोगे सर अलग अलग शेप के लग रहे हैं। देखो एक आइसोसलेस क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल है, राइट? जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, तो दो साइड्स इक्वल मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये दो साइड्स इक्वल है करीब करीब अंदाजे से, है ना? है कि नहीं है? है। और दो साइड्स इक्वल मैं ऐसे भी कर सकता हूं। अब ये कहां से सेम शेप के लग रहे हैं? शेप सेम लग रहा है क्या इनका, बताओ? एक तो मरीज लग रहा है टीबी का। क्या? साइज छोड़ो, आप शेप वाइज भी सोच लो, साइज को तो भूल ही जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। आप शेप वाइज भी देखो, इन दोनों का शेप आप सेम कहोगे क्या? आपको आपको ऐसा नहीं लगता कि फिगर्स की शेप उनके एंगल से रिलेटेड है? ऐसा तो मानोगे आप? भाई फिगर्स की जो शेप होती है वो कहीं ना कहीं एंगल्स पे डिपेंड करती है, कि उसके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो कितने कितने डिग्री के बन रहे हैं। एंगल सेम बनेंगे तो ही शेप सेम मानी जाएगी। अब स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं, इसलिए वो सारे क्या है? एक दूसरे से सिमिलर है ना। सर्किल में कोई एंगल ही नहीं बनता, कोई कोना ही नहीं है उसमें, इसलिए। हाँ, रेडियस तो साइज का काम करेगी ना। एंगल क्या होता है? एंगल क्या डिसाइड करता है कि उसका साइड्स का आपस में इंक्लिनेशन कैसा है? अब उसमें तो साइड्स है ही नहीं, कोने ही नहीं है, तो है ही नहीं, तो फिर सारे सिमिलर हो गए। ओके। तो ये दोनों से आइसोसलेस हैं, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल आप छोटे बड़े बोने विशाल कैसे भी बनाओ, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे, सेम शेप के होंगे, साइज छोटी बड़ी हो सकती है बट सेम बनेंगे। देखो आप ऐसे सोचो, चलो इधर देखो मेरी तरफ, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, आजकल मोबाइल फोन्स का जमाना है। हमारे पास एक ये फिगर है और एक छोटा फिगर है, ऐसे मान लो एक बड़ा है और एक छोटा है। ओके। अब ऐसे सपोज करो वो छोटा फिगर और बड़ा फिगर दोनों हमारी मोबाइल स्क्रीन पर है या किसी टैबलेट की स्क्रीन पर है। अब छोटे फिगर को जूम करके मैं बड़े फिगर जैसा अगर बना सकता हूं, ऐसे बनना चाहिए कि बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर सके, तब तो वो सिमिलर फिगर्स हैं। लेकिन अगर मैं छोटे को बड़ा कर रहा हूं तो वो ओवरलैप नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा कोना इधर उधर निकल रहा है, तो वो सिमिलर नहीं है। क्योंकि जब आप जूम करते हो तो वो हर तरह से इक्वल प्रोपोर्शन में जूम होता है, ऐसा नहीं कि केवल लंबाई लंबाई बढ़ जाएगी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, वो इक्वल प्रोपोर्शन में जूम होगा। तो अगर वो सिमिलर होगा किसी बड़े फिगर से तो वो जूम होके होके सेम वैसा बन जाएगा कभी ना कभी। समझ गए क्या अभी? अब आप खुद सोचो, इस ट्रायंगल को मैं जूम करूंगा,
इस ट्रायंगल को मैं जूम करूंगा तो कुछ भी करके ऐसा ट्रायंगल तो नहीं बन पाएगा। सोचो, नहीं बन पाएगा ना। हाँ, बड़ा हो जाएगा, इसके करीब करीब आ जाएगा, लेकिन ऐसा बन जाएगी इसको पूरा ओवरलैप कर दे, छुपा दे इसको पूरा, एज टू एज छुपा दे। बन सकता है क्या? नहीं बन। लेकिन स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर छोटा सा बनाओ और बड़ा बनाओ, अब छोटे स्क्वायर को जूम करो, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल सेम बड़े जैसा बन सकता है। मानते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन सकता है, भले छोटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसको जूम करो तो वो उसको ओवरलैप करके बड़ा होके ओवरलैप कर देगा। तो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, कईयों को लगता है बनता है, लेकिन नहीं बनेगा, वो भी देख लेंगे अभी, है ना। तो केवल एंगल्स की बात नहीं है ना। अभी क्राइटेरियन में एस भी आया था कहीं ना कहीं, ए एस है ना। मैंने कहा था एंगल्स का लेना देना है, लेकिन केवल एंगल्स का ही लेना देना है, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा बोला। साइड्स भी कुछ तो रोल प्ले करेगी। ओके, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो तीन फिगर्स हमको याद रखने हैं, हमारे पहली एक्सरसाइज में यही सवाल है, शायद पहला ही, है ना। कौन कौन से तीन फिगर्स? पहले तो दुनिया के सारे सर्कल्स, दूसरा दुनिया के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे से सिमिलर हैं, और तीसरा क्या बताया था? स्क्वायर्स। सर्कल्स, स्क्वायर्स और ट्राइंगल्स की कैटेगरी में केवल और केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और कोई नहीं। क्यों? पेंटागन क्या होता है? तो पांच साइड्स जरूरी है बिल्कुल सेम शेप की हो? ये लो, मैं दो पेंटागन बनाता हूं। एक पें हाँ, हेक्स कुछ भी बना लो बेटा। देखो, मैंने पेंटागन बनाया, एक साइड, दूसरी ऐसे बना दी, तीसरी ऐसे बना दी, चौथी ऐसे बना दी, पांच। ये एक पेंटागन है या नहीं है? बोलो। अब मैं दूसरा पेंटागन बना रहा हूं। पहली ऐसे बना दी, दूसरी ऐसे बना दी, तीसरी ऐसे बना दी, चौथी ऐसे बना दी और पांचवी ऐसे बना दी। कहाँ दिख रहे हैं दोनों का शेप सेम? ऑक्टागन में भी कहीं भी खींच दो ना, साइड सी तो क्रिएट करनी है। अभी तीन साइड्स की और गुंजाइश निकल जाएगी, ऊपर में भी नीचे में भी। तो कहाँ वो सिमिलर बनेगा? अब सुनो, ध्यान से सुनो। अगर यही पेंटागन और हेक्सागन, आप वर्ड गलत यूज कर रहे हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होता है, रेगुलर हो, क्या हो? रेगुलर पॉलीगन सुना था, जिसकी सारे एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, तो वो एक दूसरे से सिमिलर कहलाएंगे। यानी कि दुनिया के सारे रेगुलर पेंटागन्स एक दूसरे से सिमिलर हैं, दुनिया के सारे रेगुलर हेक्सागन्स एक दूसरे से सिमिलर। अच्छा, हेक्सागन हेक्सागन से ही है, पेंटागन से नहीं है, है ना। पहली चीज तो जब हम फिगर्स की सिमिलैरिटी देखेंगे, तो फिगर सर्किल का स्क्वायर से कुछ लेना देना नहीं है, स्क्वायर का रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल का ट्राइंगल से कुछ लेना देना। सिमिलैरिटी सेम नेचर ऑफ फिगर्स में होगी, ट्राइंगल की ट्राइंगल से ही होगी, स्क्वायर की स्क्वायर से ही होगी अगर होगी तो, रेक्टेंगल की रेक्टेंगल से ही होगी अगर होगी तो। ऐसा नहीं है कि पेंटागन की हेक्सागन से बिठाने लग गए। ये तो वही बात हो गई कि सक्षम को मैं चेक कर रहा हूं कि उस पक्षी से सिमिलर है क्या। अब सक्षम इंसान है तो इंसान की सिमिलैरिटी इंसान से चेक करूंगा, और पक्षी पक्षी है तो पक्षी की सिमिलैरिटी किसी दूसरी पक्षी से चेक करूंगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट नहीं बदल सकता मैं। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब पढ़ो यहां पे आगे क्या कह रहा है। तो तीन फिगर्स याद कर लिए ना आपने। अब देखो, ये आप ध्यान से देखो, ये सिमिलर दिख रहे हैं, है ना। इसको अगर मैं जूम करूं, इसमें छोटे वाले को, तो ये चारों कोनों से जूम हो होके ऐसा बन सकता है ना। देखो, ये साइड भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ये थोड़ी सी इधर खिसक जाएगी, तो ये कुल मिला के ऐसा बन जाएगा, चारों कोनों से थोड़ा थोड़ा, इस कोने से खींचा, इस कोने से खींचा, बिल्कुल बराबर रेशियो में खींचा, तो ये भी सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट। ये आ गए ताजमहल, तीनों सिमिलर हैं, वही सब कुछ है, बस छोटा पैक, बड़ा पैक, फैमिली पैक। उसके बाद आओ, अब सुनो और लिखो, लिखो लिखो लिखो। बस केवल और केवल तीन चार पांच लाइनें लिखेंगे, फिर ये पेंडिंग रह जाएगा। लिखो लिखो, हेडिंग डालो सिमिलैरिटी ऑफ, सिमिलैरिटी पहले तो मेन हेडिंग डालो सिमिलैरिटी, सबसे मेन हेडिंग डालो सिमिलैरिटी। डाल दी। मेन हेडिंग क्या है? सिमिलैरिटी। उसकी फिर सब हेडिंग है, जैसे मेन हेडिंग तो हो गई सिमिलैरिटी, चलो मैं भी लिखता हूं आपके साथ, फिर तो अच्छा फील होगा। फिर उसकी सब हेडिंग है सिमिलैरिटी ऑफ, सिमिलैरिटी ऑफ, पहले क्या लें? ऑब्जेक्ट्स लें, फिगर्स लें? फिगर्स।
two or more figures ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली से होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर की एक फैमिली है, सर्किल की एक फैमिली है ना, आर सेट टू बी सिमिलर, आर सेट टू बी सिमिलर if they are of the similar shape, सिमिलर या सेम शेप भी बोल सकते हैं। समझ आया? दो या दो से ज्यादा भी ले सकते हैं हम फिगर्स को। हम पहली चीज तो सेम फैमिली से लेनी है, अलग फैमिली से तो ले ही नहीं सकते तुम। सर्किल की सिमिलैरिटी सर्किल से ही बात करोगे, रेक्टेंगल की रेक्टेंगल से ही बात करोगे। ओके, आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर ऑफ द सिमिलर या सेम शेप। शेप का सेम होना सिमिलर होना होता है, सिंपल सी बात करें तो। लिख दिया? अब मैथ्स में फिगर्स कौन कौन से होते हैं बोलो, जैसे कोई एक फिगर बोलो, नाम बोलो किसी फिगर का, ट्रायंगल। दूसरा बोलो, आप बोलो कोई और फिगर, रेक्टेंगल। आप बोलो सर्किल्स, आप बोलो ट्रायंगल, तो आ गया ना। और बोलो कोई फिगर, पैरेलोग्राम। आप बोलो मी का कोई फिगर, ट्रेपेजियम, पेंटागन। हम्म, सारे तो बोल दिए उन्होंने, अब कौन सा बोलूँ? हाँ, काइट। अब आपने सबने जिन्होंने भी फिगर्स बोले, केवल एक प्रिंस को छोड़ के बाकी सब ने पॉलीगन्स बोले हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं। और मैक्सिमम लोगों ने तो क्वाड्री पॉलीगन्स की भी फिर कैटेगरी होती है। पॉलीगन्स की कैटेगरी क्या होती है? सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल, तीन साइड वाला, फिर चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, पांच साइड वाला पेंटागन। तो मैक्सिमम ने क्वाड्रिलेटरल बोले हैं। जैसे आपने रेक्टेंगल बोला तो भी क्वाड्रिलेटरल है, काइट बोला तो आपने क्या बोला? आपने पेंटागन बोला। ठीक है। और पेंटागन ने जिन्होंने बोला वो भी एक तरीके का पॉलीगन है ना। केवल और केवल प्रिंस ने एक ऐसा फिगर बोला जो कि पॉलीगन है ही नहीं, सर्कल। तो फिगर में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है। आपने एक लाइन खींच दी, वो भी फिगर है। जरूरी थोड़ी ना कि क्लोज फिगर बोला हो मैंने, फिगर मतलब फिगर। तो एक लाइन खींच दी, वो भी फिगर है। मैंने कोई कर्व बना दिया, वो भी फिगर है। अब इन फिगर्स में से हम पर्टिकुलरली कैटेगरी ले रहे हैं पॉलीगन्स की। किसकी ले रहे हैं? और फिर उस पॉलीगन्स में से पर्टिकुलर कैटेगरी लेंगे ट्राइंगल्स की। यही हमको इस साल पढ़ना है। पहले तो जनरल सिमिलैरिटी की बात करी, फिर अब पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी की बात करेंगे। और पॉलीगन्स में से भी बहुत सारे पॉलीगन्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। तो हम पर्टिकुलरली किसकी बात करेंगे? ओनली एंड ओनली ट्राइंगल्स की बात करेंगे। यही करना है इस साल। ओके, और इसके बीच में कहीं ना कहीं बीपीटी आ जाएगी पहली एक्सरसाइज के बाद। ठीक है, तो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के बाद अब आप लिखो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। नेक्स्ट हेडिंग, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स। और फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा, जो कि तीसरी एक्सरसाइज में आएगा। अभी तो पॉलीगन्स पे ही अटक जाएगी गाड़ी, और फिर बीच में अचानक से बीपीटी शुरू हो जाएगा, और फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स थर्ड एक्सरसाइज में वापस आएगा। ये इस तरीके से ही हमारा चैप्टर डिजाइन किया गया है। छाप दो जो लिखा हुआ है, पहले छापो फिर समझाओ। यानी समझ समझ के। हाँ, ये पूरा क्या, तीन ही तो लाइन है, ढाई तो लाइन है, यहां से लेके यहां तक। डन, ये टू है। यहां तक लिख दो ना जब सिमिलर इफ, तो उसके बाद ये जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है बेटा, इसको पॉइंटर बना के लिखना। पॉइंटर मतलब फर्स्ट इधर लिखना और सेकंड ऐसे। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में अच्छे से आएगा। ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, समझ गए क्या? ओके, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम्म, तो आते हैं मुद्दे पे। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब जब अपन पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था? सेम फैमिली से होने चाहिए। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? क्लोज फिगर होते हैं।
तो क्लोज फिगर 3 साइड्स के भी होते हैं, 4 साइड्स के भी होते हैं। 3 साइड्स के क्लोज फिगर को कहते हैं हम ट्राइंगल्स, 4 साइड्स के क्लोज फिगर को कहते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स, 5 साइड्स के क्लोज फिगर को कहते हैं हम क्या, पेंटागन्स। ठीक है। तो वो जब अपन पॉलीगन्स की सिमिलरिटी की बात करें तो आपको सेम नंबर ऑफ साइड्स ही चूज करने हैं, यानी ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल ही चूज करना है चेक करने के लिए कि वो सिमिलर है या नहीं है, क्वाड्रिलेटरल के साथ क्वाड्रिलेटरल ही करना है, पेंटागन के साथ पेंटागन, हेक्सागन के साथ हेक्सागन, सेप्टागन के साथ सेप्टागन। तो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, दो पॉलीगन्स जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो उनको सिमिलर कह सकते हो इफ, अगर वो दो कंडीशंस को फुलफिल करें तो। पहली कंडीशन सुनो, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लिखा सबने, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और एंड का मतलब पता है क्या होता है, देखो एक तो होता है एंड और एक होता है और। एंड का मतलब है कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। और का मतलब क्या होता है, ये मिल जाए तो भी चलेगा और वो मिल जाए तो भी चलेगा और दोनों मिल जाए तो भी चलेंगे। ये होता है और का मीनिंग, बट इसने और नहीं लगाया, क्या लगाया, कनेक्टर एंड। दैट मीन्स ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए किसी भी सूरत में और ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए किसी भी सूरत में, यानी किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, क्लियर है। तो एंगल्स के बारे में इसके क्या ख्याल है कि एंगल्स तो सारे ही इक्वल होने चाहिए, सारे मतलब सारे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चार एंगल्स हैं, 100 डिग्री, 50 डिग्री, 150 डिग्री, और कितना बचा, 100, 50, 150, 60 डिग्री बच गया, 60 डिग्री, 360 होता है एंगल सम। तो जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल है उसके भी एग्जैक्टली यही एंगल्स होने चाहिए, 100, 50, 150 और 60। ऐसा भी नहीं चलेगा कि सर 60 का 59 हो जाए और 1 डिग्री वहां बढ़ा दे ना, तो वो सिमिलर नहीं माने जाएंगे। ये तो हो गई एंगल्स के बारे में। अब साइड्स के बारे में क्या है, क्या उनकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना। अगर उनकी साइड्स इक्वल हो गई तो साइज सेम हो जाएगी। देखो खुद सोचो, पॉलीगन्स का एंगल सेम करते ही उनकी शेप सेम होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। एंगल सेम करेंगे तो शेप सेम नहीं होगी। मान लो मैंने 60 डिग्री बनाया तो 60 डिग्री की शेप ऐसी दिखेगी, तो जो दूसरा फिगर है उसमें भी 60 डिग्री बनाऊंगा तो शेप तो सेम दिखेगी नहीं दिखेगी। तो एंगल्स का सेम करते ही शेप सेम हो जाएगी और साइड्स को सेम करते ही साइज सेम हो जाएगी। तो साइज सेम थोड़ी ना करनी है, यानी कि आपको साइड्स को सेम करने की जरूरत नहीं है, पर साइड्स को आपको सेम रेशियो में करने की जरूरत जरूर है। इसीलिए सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि अगर पहला पॉइंट मानते, पहला पॉइंट मान लेते कि सारे एंगल्स इक्वल है तो फिर सारे रेक्टेंगल्स भी सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। मतलब एक रेक्टेंगल लो दूसरा रेक्टेंगल लो तो चारों एंगल्स इसके और चारों एंगल्स इसके इक्वल हैं या नहीं है, 90 90 90 90। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों रेक्टेंगल आपस में क्या हो, क्या हो, सिमिलर हो। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो की होनी चाहिए। और अब बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, सेम रेशियो को दूसरे शब्दों में प्रोपोर्शनल भी बोलेंगे। ठीक है, मैं कहूं कि उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं या मैं कहूं उसकी साइड्स सेम रेशियो में है, एक ही बात है। अब सेम रेशियो का अर्थ क्या है ना, यही पूछना चाह रहे हो। तो देखो इधर स्क्रीन पे, लेट्स से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहां पे, और मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल बना दिया यहां पे। ओके। अब कोई कहे कि अगर इनके एंगल सेम हो ना तो सिमिलर कर देना, भी सिमिलर है। तो एंगल तो ऑब्वियसली सेम है, चारों 90 है, चारों 90 है या नहीं है बोलो, है। इसका नाम लेट से एबीसीडी रख दिया मैंने, और इसका नाम मैंने पी क्यू आर एस रख दिया। तो कोई पूछे कि रेक्टेंगल एबीसीडी और रेक्टेंगल पी क्यू आर एस सिमिलर है या नहीं है, तो अगर आप पहले पॉइंट की बात मानो तो पहला पॉइंट तो क्या कहता है कि सारे एंगल्स इक्वल हो, तो सारे एंगल्स तो इक्वल हैं, बट उससे पार नहीं पड़ेगी ना, केवल इतनी सी बात से पार नहीं पड़ेगी कि ये एक दूसरे से सिमिलर होंगे। दूसरा पॉइंट ऐड ऑन करो, क्या कह रहा है कि उसकी साइड्स कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल का मतलब समझो, इसकी जो पहली साइड है, इसकी जो पहली साइड है क्या है, पढ़ो, इसकी पहली साइड क्या है बोलो, ए बी। इसकी पहली साइड क्या है, तो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है, भाई ए बी पी क्यू की आधी है या पी क्यू ए बी की दुगनी है, जो भी रेशियो है इनके बीच में, सेम टू सेम रेशियो बी सी और क्यू आर का भी होना चाहिए। सेम टू सेम रेशियो इस तीसरी साइड का भी होना चाहिए, और सेम टू सेम रेशियो इस चौथी साइड का भी होना चाहिए। चारों साइड्स सेम रेशियो की होनी चाहिए। अब सेम रेशियो का मतलब सुनो, पूरी बात सुनो। सपोज करो मैं इसकी साइड्स लिख देता हूं, इनको एक नंबर दे देते हैं अपन, कि लेट से ये 2 सेंटीमीटर, ओके, और ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है।
अब अगर मैंने इसको 2 सेंटीमीटर अच्छा रेक्टेंगल की तो आमने सामने की साइड्स भी तो इक्वल होती है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी ये दोनों साइड्स 2-2 सेंटीमीटर है और मान लो इसकी ये दोनों साइड 6-6 सेंटीमीटर है, कितनी है? तो इसकी ये दोनों साइड्स इसकी इन दोनों साइड्स की क्या रेशियो फॉलो कर रही है? 3 गुना होने का। भाई ये 3 गुना है और वो 1/3 है। इसका इससे रेशियो देखे तो 1/3 और इसका इससे रेशियो देखे तो 3/1, यानी 3 गुना है। तो अब लेंथ का अगर रेशियो 3/1 है ना, तो ब्रेड्थ का रेशियो भी वही चाहिए। तो 1 का 3 गुना क्या होता है? 3 सेंटीमीटर की अगर ये दोनों ब्रेड्थ हैं, अब ये दोनों रेक्टेंगल सिमिलर हैं क्योंकि इसकी चारों साइड्स सेम रेशियो में है। बोले तो पहली साइड का नाम बोलो ए बी, और उसकी पहली साइड का नाम बोलो, इसका रेशियो निकाल लो। दोनों की दूसरी दूसरी साइड का नाम बोलो बी सी और क्यू आर। दोनों की तीसरी तीसरी साइड का नाम बोलो, ये डी है ना, सी डी और आर एस। और दोनों की चौथी चौथी साइड्स का नाम बोलो ए डी और टी एस। तो ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो इक्वल टू ये रेशियो इक्वल टू ये, चारों रेशियो इक्वल होने चाहिए, है या नहीं है? चेक करो। ए बी की वैल्यू कितनी है? 2। टी क्यू की वैल्यू कितनी है? 6। बी सी की वैल्यू कितनी है? 1। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 3। सी डी की वैल्यू कितनी है? 2। आर एस की वैल्यू कितनी है? 6। ए डी की वैल्यू कितनी है? 1। टी एस की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये चारों रेशियो कट कटा के 1/3 बनेंगे नहीं बनेंगे? दो तो 1/3 दिख ही रहे हैं और दो को काटेंगे तो 1/3 बन जाएंगे। तो चारों साइड्स प्रोपोर्शनल है। क्या कहूंगा मैं इसको? इस रेक्टेंगल की चारों साइड्स उस रेक्टेंगल की चारों साइड्स से प्रोपोर्शनल हैं। समझ आया? तो प्रोपोर्शनलिटी भी चाहिए और एंगल्स का इक्वल होना भी चाहिए। जब ये दोनों बातें मिलेंगी तब जाके दो पॉलीगन्स सिमिलर माने जाएंगे। हाँ। हम्म। 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 अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए हैं, पोजीशन पे अलग अलग रखे हुए हैं, तो सिमिलर माने जाएंगे। लेकिन उसको उच्चारित मतलब उसका नाम अपन फिर पी क्यू आर एस नहीं बोलेंगे। फिर जैसे मान लो इसका एंगल ए 60 है, तो उधर 60 कौन सा है? अगर पी 60 है तो उसको एबीसीडी बोलेंगे, तो उसको पी क्यू आर एस बोलेंगे। लेकिन मान लो पी 60 नहीं है, आर 60 है, तो फिर उसको उस रेक्टेंगल का नाम बोलना पड़ेगा आर एस पी क्यू। इसका नाम और उसका नाम बिल्कुल सिमिलर फ्लो में बोलना पड़ेगा कि इधर 60 कौन सा है, उसी सीध में इधर भी 60 वाला एंगल पहले रहना पड़ेगा। समझ आया? कहने का मतलब यह है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल और पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होंगे अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो और एंगल डी एंगल एस के बराबर हो। इसीलिए वहां पे वर्ड लगाया हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? सेम रेस्पेक्ट में, सेम सिचुएशन या पोजीशन पे। अगर मान लो एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर नहीं है, एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है, और एंगल बी किसके बराबर है? आर के बराबर है। सी किसके बराबर है? एस के बराबर है। और डी किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो अब आप एबीसीडी और पी क्यू आर एस नहीं कह सकते। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर जरूर हैं, बट इनका नाम चेंज करना पड़ेगा। या तो आप इसका डी हटा के यहां लगाओ, डी ए बी सी बोलो और इसको पी क्यू आर एस बोलो। और या फिर अगर आप इसको एबीसीडी बोलना चाहते हो तो उसका पी हटा के वहां लगाओ, क्यू आर एस पी बोलो उसको, तभी तो डी पी के बराबर होगा। समझ आया क्या? तो बस नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सिमिलर तो वो तब भी होंगे। ठीक है? क्लियर है? ये कि यही चीज अपन ने कॉन्ग्रुएंस रूल में भी सीखी थी, याद करो, कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो पहले का नाम हम अपनी मर्जी से रखते थे, दूसरे का नाम हम अपनी मर्जी से नहीं रखते थे। चेक करते थे कि कौन सा एंगल किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। वो का वही काम इधर होगा। क्लियर है क्या? ओके, गॉट इट। सेम रेशियो में क्या होना चाहिए? साइड्स। और एंगल्स कैसे होने चाहिए? एंगल्स कैसे होने चाहिए? साइड्स कैसे होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बोले तो सेम रेशियो में होनी चाहिए। अगर इसकी चारों साइड उसकी, अगर इसकी एक साइड इसकी एक साइड की दुगनी है तो फिर चारों दुगनी होनी चाहिए। 3 गुनी है तो फिर चारों 3 गुनी होनी चाहिए। 4 गुनी है तो फिर चारों ही 4 गुनी होनी चाहिए। इज दिस थिंग क्लियर? लिख दिया आपने ये दोनों पॉइंट्स पॉलीगन्स के बारे में? एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पे आओ। क्यों? क्यों? 4 मिनट की है वो एक्सरसाइज। नहीं, कल बीपीटी शुरू करेंगे बिल्कुल फ्रेश मूड से। ये फिल इन द ब्लैंक्स के सब। मुझे एक चीज बताओ, फ्रेश मूड से। ये तो
तो आज नहीं आया पढ़ने के मूड से? ला मम्मी को बात कराओ फिर मुझे, तो मैं मूड खराब कराता हूँ घर का माहौल। हाँ सुनो, ये एक्सरसाइज बहुत ही सरल है, बातों बातों में भी हो जाएगी। अभी जो अपन ने डिस्कस किया था ना, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं नहीं होते हैं, वही एक्सरसाइज है। आप हाँ, आप चाहे से इसको इसकी गैप छोड़ देना, आप बाद में कर लेना, मैं ऐसे नहीं कह रहा आज ही करो। हाँ तो एक्सरसाइज भी नहीं करोगे क्या नोटबुक में? ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ पढ़ो। हाँ हाँ, आज मत लिखना अगर आप बिजी हो तो, बाकी करना है। हाँ हाँ, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, बताओ सारे के सारे सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? कॉन्ग्रुएंट तो तब होंगे जब रेडियस सेम होगी, लेकिन रेडियस सेम ना भी हो तो भी शेप तो सबका सेम है, सिमिलर। बोलो ऑल स्क्वायर्स आर, बातें नहीं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। और ऐसे कौन से ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल। तो तीन जो क्वेश्चन है वो तो अभी अभी हमने तीन फिगर्स याद किए हैं कि कौन से तीन फिगर्स हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं, स्क्वायर्स, सर्कल्स और ट्राइंगल्स में से इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन अभी अभी आपने लिखा है शायद, उसी को फिल इन द ब्लैंक में भरवा रहा है, चेक करो। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, और फिल इन द ब्लैंक में आपको इक्वल और प्रोपोर्शनल में से भरना है। तो एंगल्स के लिए क्या कहेंगे? एंगल्स एग्जैक्टली इक्वल चाहिए, और साइड्स के लिए क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल। अच्छा इसी में एक चीज और बताओ, अगर मैं इसमें साइड्स के लिए भी इक्वल कर दूं तो क्या होगा? मैं मतलब दोनों के लिए इक्वल कर दूं तो क्या होगा? तो ये सिमिलर से कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, क्योंकि शेप एंड साइज दोनों ही बराबर कर दी ना हमने। भाई एंगल्स का इक्वल करना शेप का सेम करना होता है, और साइड्स का इक्वल करना साइज का सेम करना होता है, तो दोनों ही सेम कर दिए हमने, तो वो क्या बन जाएंगे बोलो? कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। ठीक है, अब कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल्स दो सिमिलर फिगर के। फिगर फिगर, अब मैथमेटिक्स पे आ जाओ। सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल दो। दो स्क्वायर्स आपस में सिमिलर हैं, ठीक है, नॉन सिमिलर के दो, दो एग्जाम्पल देने हैं, तो हम क्या ले सकते हैं? टू स्क्वायर्स, टू देखो पहला एग्जाम्पल, टू स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज, ऑफ एनी साइड, कुछ भी साइड रख लो, स्क्वायर है तो सिमिलर होंगे ही होंगे। टू सर्किल्स ऑफ एनी रेडियस, दो सर्किल्स ले लो, किसी भी रेडियस के ले लो, मर्जी आया, वो हमेशा सिमिलर होंगे ही होंगे, समझ आया? ऑफ एनी रेडियाई। ओके, नॉन सिमिलर में मर्जी आए जो ले लो। ये ऐसे एग्जाम मटेरियल सवाल नहीं है, केवल एनालिटिकल थिंकिंग का सवाल है। तो एक ले लिया मैंने, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और दूसरा इसके साथ ले लिया, मेरी मर्जी हो गई, ए सर्किल। तो कहां सिमिलर होंगे दोनों? नहीं है ना, नॉन सिमिलर है कि नहीं है? तो ऐसे ही एक एग्जांपल ये ले लिया, एक एग्जांपल आप कुछ और ले लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो दो क्वाड्रिलेटरल्स बने हुए हैं क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स? बताओ, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके चार साइड्स होती है, तो इसकी भी चार साइड है, इसकी भी चार साइड है। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्यों नहीं है? और है तो क्यों है? दिखते ही नहीं है एक जैसे। बट हम ऐसे नहीं लिख सकते ना एग्जाम में कि दिख ही नहीं रहे एक जैसे, मैथमेटिकल लॉजिक चाहिए हमको। और मैथमेटिकल लॉजिक क्या सीखा था? एंगल्स शुड बी इक्वल, दो ही लॉजिक है, एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा लॉजिक क्या है? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, हाँ क्या? थर्ड वाले में क्या? हाँ, ये तो दो मैंने क्राइटेरियन दे दिए। अब देखो इसमें साइड्स तो प्रोपोर्शनल है, चेक करो। पी क्यू का इससे रेशियो बनाएंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या बनेगा? कट के 1/2 बनेगा, और ऐसे ही सबका ही 1/2 बन जाएगा, बन जाएगा, बोलो। बट एंगल्स हम देख पा रहे हैं कि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं, बट उसके एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं, चारों तो छोड़ो, मुझे तो चारों चाहिए, पर इसका तो एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या लॉजिक लेंगे हम यहाँ पे? हेयर इन दिस टू क्वाड्रिलेटरल्स all the four corresponding sides are proportional but all the four angles are not equal। मतलब ये तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, बट वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, सो द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। हो सकता है, बड़ा सरल सा सवाल है। अब हो गया हमारा टॉपिक, तो इसके आगे नहीं है ना कोई सवाल। अब सुनो, जब अपन, देखो इधर क्या लिखा हुआ है? एंगल्स आर इक्वल और साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये लिखा हुआ है, बोलो। ये किसके लिए लिखा है अपन ने? पॉलीगन्स के लिए। किसके लिए लिखा है? सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स के दो क्राइटेरियन है ये ना, ये दो रिक्वायरमेंट्स है, ये पूरी होते ही ये पॉलीगन्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। अब जब अपन पॉलीगन से ट्राइंगल पे शिफ्ट करेंगे,
जो कि तीसरी एक्सरसाइज आएगी, जो मेन टॉपिक है हमारे चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है ना, पॉलीगन्स तो हम यूं ही पढ़ रहे हैं। तो जब अपन मेन टॉपिक पे आएंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो क्या ये दोनों चीजें एज इट इज कायम रहेंगी? यही दो क्राइटेरिया रहेंगे क्या उसके भी, भाई एंगल्स इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शनल हो? रहेंगे। तो रहेंगे तो सही, क्योंकि ये तो क्राइटेरिया किसी भी पॉलीगन के लिए, तो ट्राइंगल भी तो पॉलीगन है। रहेंगे तो सही। बट अब आपको जान के हैरानी होगी, पॉलीगन के केस में हमको ये दोनों चाहिए होते हैं, बट ट्राइंगल के केस में दोनों में से कोई एक भी चलेगा। पर ऐसा क्यों? पॉलीगन का रूल क्यों नहीं फॉलो हो रहा इसमें? क्योंकि ट्राइंगल के केस में, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ट्राइंगल के केस में अगर आप एंगल्स इक्वल कर दो ना, तो साइड्स अपने आप ही प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। या साइड्स प्रोपोर्शनल कर दो ना, तो एंगल्स अपने आप इक्वल हो। लेकिन ऐसा किसी और पॉलीगन में नहीं होता, एक्सेप्ट ट्राइंगल में ही ऐसा होता है। तो बाकी पॉलीगन में तो दोनों करने हैं आपको, लेकिन ट्राइंगल के केस में दोनों में से एक भी कर दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ गए? डिफरेंस क्लियर है? कल से बीपीटी पढ़ेंगे, जाओ। हाँ। हाँ, क्लोज होना चाहिए और साइड्स होनी चाहिए, उसमें कर्व नहीं होना चाहिए। कर्व नहीं होना चाहिए। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय सम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, कर्व नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।